2015 में राजद की वापसी अगर हुई तो उसके श्रेय नीतीश कुमार को देते हैं लोग। जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ गई तो अच्छे रिजल्ट इधर आए। राजद भी इस वोट बैंक को साधने में सफल रही। ये साबित करता है कि भाजपा भले ही रणनीति के तहत उसे तोड़ देती है, लेकिन वो वोट एमवाई वापस चला जाता है राजद में, तो उसे अपने स्तर से चलाने के लिए वो पहले टेक ओवर करते हैं। तो कुदाल रणनीति पे काम करते हुए काम नाम आया है और नीतीश कुमार के व्यक्ति कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का आदमी होगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और एक गेम बड़ा है। आपको याद होगा कि हमने आपको पंचनामा में ऑपरेशन कुदाल की चर्चा की थी, बताया था कि ऑपरेशन कुदाल क्या है। उसके बाद अब देखिए बीजेपी ऑपरेशन कुदाल चलाने जा रही है और उसके तहत बिहार में अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने जा रही है, जो कि 20 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे और संजय जायसवाल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष अगला बनने वाला बिहार बीजेपी का नीतीश कुमार के करीबी होंगे। लेकिन इसमें क्या मामला और क्या कुछ है जानेंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से। सर, इसमें कैसे और नीतीश कुमार के करीबी कैसे होंगे, उन्हीं का आदमी कैसे होगा बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? ये नीतीश कुमार का आदमी इसलिए होगा क्योंकि भाजपा ने एक रणनीति लगाई थी पिछले चुनाव में। भाजपा ने राजद को देखकर कि राजद सत्ता से बहुत दूर रह गई, 2015 में राजद की वापसी अगर हुई तो उसके श्रेय नीतीश कुमार को देते हैं लोग। भाजपा को भी ऐसा लगता है कि नीतीश और राजद के एक होने की वजह से अच्छे रिजल्ट्स आए थे। फिर जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ गई तो अच्छे रिजल्ट्स इधर आए। तो कॉमन फैक्टर क्या है? नीतीश कुमार है। तो भाजपा ने सोचा कि जब राजद समाप्त हो रही है तो राज्य का जो समीकरण है एमवाई, उसको तोड़ा जाए। उसको तोड़ने के लिए एक तरफ जहां ओवैसी को लगाया गया, वहीं शहनाज हुसैन को बिहार लाकर उन्हें पसमंदा मुसलमानों के लिए एक अपने पाले में करने के लिए एक रणनीति के तहत उनको उतारा। वहीं आपने देखा होगा कि यादव समाज को चिन्हित करके उनको अपने पाले में करने के लिए कि यादव अगर छटक जाए राजद से, उनको अपने पाले में कर ले तो हम ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। उसको लेकर भाजपा ने नित्यानंद राय को प्रमोट किया, पहले तो अध्यक्ष बनाया, फिर उनको केंद्रीय जिम्मेवारियाँ दी और उसके साथ साथ बिहार में प्रभारी भूपेंद्र यादव को बनाया। अब भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय की जोड़ी 2019 के चुनाव में लोकसभा में तो बहुत अच्छी चली, लेकिन जब फिर से उसको टेस्ट पे लाया गया तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ते जो बिगड़े उसका भी कारण भूपेंद्र यादव को बताया जाता है। अब ऐसे में इस समीकरण से ना वोट मिला भाजपा को, ना कोई वोट में इजाफा हुआ, ना इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नीतीश कुमार पर नजर आया। राजद भी इस वोट बैंक को साधने में सफल रही। इनफैक्ट राजद दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी बिहार में, और चुनाव में तो नंबर 1 पार्टी बनी। लेकिन जब भाजपा ने तिगड़म किया तो ये नंबर 2 पार्टी चली गई वीआईपी को तोड़कर उसमें। अब खास बात यहाँ देखेंगे कि यादवों का वोट जब इंटैक्ट रह गया, मुसलमानों के वोट बैंक को तोड़ने के बावजूद ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़कर 5 विधायकों को लेकर चली गई राजद। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि भाजपा भले ही रणनीति के तहत उसे तोड़ देती है, लेकिन वो वोट एमवाई वापस चला जाता है राजद में। तो ऐसी स्थिति में इस वोट बैंक में भाजपा को कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है, ये उन्हें एहसास हो गया। इसीलिए इस रणनीति को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और अब रणनीति क्या चल रही है? देखिए, कायदे से तो दबाव ये बनाया जा रहा था कि फिर से भाजपा पुराने समीकरण में चली जाए और सवर्णों को फिर से कमान दे दे। सवर्ण अपना जिस तरीके से चलाते रहे, चाहे सीपी ठाकुर का रहा हो, मंगल पांडे का दौर रहा हो, उसको वापस ले आया जाए। इसी तहत नाम बिहार में विवेक ठाकुर का खूब तेजी से दौड़ाया गया कि विवेक ठाकुर हो सकते। सीपी ठाकुर के पुत्र भी हैं और अशी जी मौर्य भी उनको भाजपा ने दे रखी, राज्यसभा भी गए हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं को बना दिया। लेकिन भाजपा इस रणनीति पर काम नहीं करना चाहती है। भाजपा जानती है कि सवर्ण वोटर्स जब तक राजद मजबूत रहेगी तब तक डर के मारे वोट दे देंगे, सोचने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा उनके लिए। और ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, विजय सिन्हा जहाँ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं इस समाज के नेताओं को केंद्र में जिम्मेवारियां भी दी गई हैं। अब बात यहाँ उठती है कि तो फिर भाजपा चाह क्या रही है? दरअसल भाजपा ओबीसी और दलित वोट बैंक को टारगेट करना चाहती है। वो जानती है कि आने वाले समय में उसे नीतीश और राजद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, या नीतीश के खिलाफ विकल्प तैयार करना है, वहीं राजद से सीधी लड़ाई लेनी है। तो ऐसे में एमवाई समीकरण, ओबीसी समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आपने देखा कि बीच में नाम जो तैर रहे थे वो नाम कौन से थे? एक सम्राट चौधरी का नाम खूब तैर रहा था कि उनको बनाया सकता है अध्यक्ष। उसके अलावा आपको याद होगा कि इस समाज से नहीं लेकिन इस समाज से ही जुड़े हुए संजीव चौरसिया का नाम आ रहा था। ये भी बताया जाता है कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके पिता गंगा प्रसाद हैं जो कि
राज्यपाल भी हैं और भाजपा के अच्छे बड़े नामों में से आते हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है कि भाई दलित पिछड़ा सबका वोट अगर आवे मिलजुल के एक तरफ। लेकिन भाजपा ने एकाएक रणनीति बदली है। बिहार में कुदाल चलाने को लेकर हमने खबर चलाई थी कि भाजपा चलाएगी। हमने कहा था कुदाल मतलब कुशवाहा, दलित और लव। तो आरसीपी सिंह जहां कुदाल में हैं, चिराग पासवान जहां कुदाल में है और कुशवाहा जहां कुदाल में है, वहीं भाजपा इस रणनीति को एनडीए के गठबंधन दलों के इतर अपने पार्टी में भी इंप्लीमेंट करना चाहती है। इसीलिए आपने देखा कि सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया विधान परिषद में। आपने देखा कि उनको जिम्मेवारियां भी अच्छी खासी दी गई हैं। विधान परिषद के नेता होते हुए भी वो कभी कभी विजय सिन्हा पर भारी नजर आते हैं और भाजपा आगे चल के उनको प्रदेश बना सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। तो मुख्य जो नाम है उसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। देखिए, मुख्य नाम जो चल रहे हैं, ओबीसी समाज के एक विधायक है प्रदीप सिंह, इनका नाम चल रहा है। संजय सौरागी का नाम चल रहा है। इसी में दिलीप जायसवाल का नाम चल रहा है और दलित समाज से आते हैं जनक राम, इनका भी नाम चल रहा है। इन सारे लोगों का नाम भाजपा कार्यालय में अगर आप चले जाइएगा तो एक एक गुट में कहीं कहीं आप देखिएगा कि बटा हुआ है और लोग अपना लगे हुए हैं लॉबी में। इन लोगों के नेतागण कार्यकर्ता जिनके सपोर्टर्स हैं वो कार्यालयों में जाना शुरू कर दिए हैं ज़्यादा संख्या में, ताकि माने अगर किसी दिन भी अनाउंसमेंट हो तो अपना सिक्का मजबूत रखा जा सके। तो ये एक टेक ओवर प्रोसेस होता है। ये जब भी कोई अध्यक्ष बनता है तो उसको हाथ में प्रदेश की कमेटी, प्रदेश का जो कार्यालय है और प्रदेश का पूरी इकाई आ जाती है, तो उसे अपने स्तर से चलाने के लिए वो पहले टेक ओवर करते हैं। तो इन लोगों के, इन सारे नेताओं के लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन भाजपा जो रणनीति के तहत चल रही है उसमें 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण चल रहे हैं। 2 नाम तो बिल्कुल ही हैं। तीसरा नाम जो आपको मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर का नाम चल रहा है। लेकिन एक नाम रातों, विवेक ठाकुर का नाम इधर बीच में बहुत हद तक खत्म हुआ है। इनकी संभावनाएं लगभग समाप्त सी हो गई हैं विवेक ठाकुर की। सेफली कहा जा सकता है इस बात को कि वो नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 3 लोगों का नाम इसमें खूब महत्वपूर्ण तरीके से चल रहा है, जिसमें 2 लोगों का नाम तो बिल्कुल है, लेकिन तीसरे का नाम एकाएक आया है। वो कुदाल रणनीति पे काम करते हुए काम नाम आया है और नीतीश कुमार के व्यक्ति कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का आदमी होगा। यानी नीतीश कुमार का आदमी मतलब कि नीतीश कुमार के पार्टी से नहीं होगा या नीतीश कुमार का ही कोई हितैषी नहीं होगा, नीतीश कुमार के समाज का भी हो सकता है। देखिए, कायदे से सम्राट चौधरी को जब प्रमोशन मिला था तो ये स्पष्ट हो गया था कि आरएसएस से जुड़ा एक बैकग्राउंड है। सम्राट चौधरी का एक अपना ऑरा रहा है, मुखर होकर बोलते हैं, कार्यकर्ताओं में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनका नाम सबसे ज़्यादा उछला है। और ये कुदाल रणनीति से ही आते हैं, कुशवाहा समाज के हैं, इनका वोट बैंक भी बड़ा है और पार्टी ने इनको एमएलसी भी इसीलिए बनाया था कि इस वोट बैंक को आगे चल के साधा जा सके। अब नीतीश कुमार से देखिए, भाजपा ने राजद से लड़ने की तैयारी की, राजद से नहीं लड़ पाई, वो वोट बैंक छिटक नहीं रहा है। तो भाजपा को अपना जनाधार कैसे बढ़ाना होगा? और आप समझ लीजिए कि भाजपा जनाधार बढ़ाना जरूरी क्यों है, पहले ही समझ लीजिए। देखिए, दरअसल भाजपा जिस वोट बैंक को टारगेट कर रही है, हिंदू वोट बैंक को, वो बिहार में डिवाइडेड है। इसे अलग अलग पार्टियां क्लेम करती हैं। इसमें दलितों का वोट बैंक चिराग पासवान के पास चला जाता है। इसमें जो कुर्मी कोयरी का वोट बैंक है वो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में डिवाइड हो जाता है। इसमें अगर आप देखते हैं मलाहों का वोट बैंक तो वो मुकेश सहनी के पास चला जाता है। माझी ऑलरेडी माझी जी के साथ हैं, तो ऐसे में यादव उदव सब टूट के उधर चला जाता है। तो बचता कितना है? अगर केवल सवर्णों की राजनीति पर बढ़नी शुरू कर दे भाजपा तो संभव नहीं है सरकार बना पाना। 24 में भी गड़बड़ा जाएगी और 7 दलों का उधर गठबंधन है, तो कांग्रेस का भी कैडर सवर्णों में है, सीपीआई का कैडर सवर्णों में है, तो वहां भी टूट हो जाएगी। तो भाजपा तो औंधे मुंह गिरने वाली है। तो भाजपा ने इसी रणनीति को बदलते हुए ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की शुरुआत की है। और जब यादव उसके साथ नहीं हो सकते हैं तो कुशवाहा के माध्यम से आपने देखा कि नैरेटिव बनाया गया यादव वर्सेस कुशवाहा, और यादव और कुशवाहा में इतनी लड़ाई अब हाइपर लोकल लेवल पे होने लगी है कि दोनों ने तय कर दिया है कि यादव कुशवाहा को देखना चाहते हैं और कुशवाहा यादव को देखना चाहता है। दोनों ने तय कर लिया कि इस गठबंधन में ये रहेंगे तो उस गठबंधन में हम चले जाएंगे। और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव का नैरेटिव सामने आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कल तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे थे, कल तक चाह रहे थे कि गठबंधन ये हो जाए भाजपा के खिलाफ। अब एकाएक वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें यादवों ने बहुत तंग किया है,
जंगल राज बहुत खराब था, उसको रिपीट कर रहे नीतीश कुमार, हम इसलिए अलग हो रहे हैं। ये नैरेटिव सेट करने का मतलब ही कहीं ना कहीं है कि इस वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में करने की तैयारी चल रही है। और इसके किंग पिन कौन हो सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, आरसीपी सिंह हो सकते हैं, सम्राट चौधरी निश्चित तौर पर हो सकते हैं। सम्राट चौधरी जब इस कोर वोट बैंक को भाजपा से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो जुड़ेगा। और अगर आप प्रॉक्सी के माध्यम से जाते हैं, जैसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, आरसीपी के माध्यम से, कल ये लोग चले जाते हैं फिर से वापस महागठबंधन में, तो भाजपा तो फंसी जाएगी फिर। इसीलिए भाजपा परमानेंट तैयारी कर रही है। और इसी कड़ी में एक तो सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम भी बहुत तेजी से चल रहा है। संजीव चौरसिया के बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि इनके पिता का आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है, ये भी लगातार जुड़े रहे हैं पार्टी से, विधायक भी लगातार बन रहे हैं और इनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, तो पार्टी के वोट में, खास बस इनके समाज के वोट बैंक में इजाफा हो सकता है। लेकिन चूंकि ये लवकुश समीकरण से नहीं है तो इसलिए इनका भी नाम कुछ हद तक कट रहा है। हालांकि चौरसिया भी लवकुश समाज समीकरण में देशव्यापी माना जाता है, जैसे माली समाज में माना जाता है वैसे चौरसिया को भी लवकुश में माना जाता है, लेकिन बिहार में अलग डिवीजन है। तो हालांकि चलिए वोट बैंक एक तरफ मुड़ता है, इससे फायदा भाजपा को हो सकता है, लेकिन जो वोट बैंक ओबीसी का तोड़कर और लौकुश का तोड़कर भाजपा अपने पास लाना चाहती है, उसका मुख्य ध्येय यही है कि 7 दलों के महागठबंधन में अगर ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा मेरे पास आ जाता है तो हम उस वोट बैंक को सवर्णों के साथ वोट बैंक से जोड़कर फिर पसमंदा मुसलमान या और भी जो वोट बैंक है या डिवीजन ही करके या हाइपर लोकल लेवल पे डमी कैंडिडेट उतार कर, जैसे कोढ़नी में हुआ, जैसे वहाँ हुआ गोपालगंज में, उससे हम जीत सकते हैं। 4000-5000 वोट से जीता निश्चित कर लेंगे सुनिश्चित। तो इस कड़ी में अगला जो नाम आ रहा है वो सबसे बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि शायद ये नाम इसीलिए आया है क्योंकि इस नाम पर चर्चा दिल्ली के कॉरिडोर्स में भाजपा के जमकर होने लगी है। देखिए प्रेम नंदन पटेल हैं, चुनाव हार गए थे, प्रवक्ता हैं पार्टी के, एक बड़ी जिम्मेवारी इनको मिलने की बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। प्रेम नंदन पटेल का खास बात यह है कि जहां सम्राट चौधरी आते हैं कुशवाहा समाज के, वहीं प्रेम रंजन पटेल जो हैं वो लव समाज से हैं, नीतीश कुमार के अपने समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं। और अगर प्रेम रंजन पटेल को खड़ा किया जाता है तो ये नीतीश कुमार के वोट बैंक को सीधा डैमेज करने की एक कहानी लिख सकते हैं। और इसमें अगर इनका साथ उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह या आगे चल के आपको लगता है कि सम्राट चौधरी, इन सब को अगर जोड़ा जाता है तो एक बड़ा नैरेटिव सेट होगा और ओबीसी वोट बैंक को इस पाले में करने में काफ़ी फायदा होगा। प्रेम नंदन पटेल के साथ खास बात यह रहा है कि संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़्यादातर वक्त आपको कार्यालय में ही मिल जाएंगे और ऐसे लोगों को आप अच्छे से जानते हैं कि भाजपा इस वक्त प्रीफर कर रही है। भाजपा ऐसे लोगों को खोज रही है कि जो घर में बैठ के राजनीति ना करे, जो कहीं बाजार में बैठ के राजनीति ना करे, जो खाली चौक चौराहे की राजनीति ना करे, जो संगठन के अंदर बैठकर भी राजनीति कर सके। और ऐसे में प्रेम नंदन पटेल पर दाव खेलना भाजपा के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। कहानी मुख्य जो समझिएगा तो 4 ही किरदारों के आसपास घूम रही है, प्रेम नंदन पटेल, सम्राट चौधरी और संजीव चौरसिया। इसके अलावा विवेक ठाकुर का नाम चल रहा था, लेकिन चूंकि अमित शाह की रैली को लेकर जो तैयारियां उन्होंने की थी उससे उसको जोड़ा जा रहा था, लिंक किया जा रहा था, लेकिन मैं श्योर हूँ कि विवेक ठाकुर का कंसिडरेशन नहीं होने जा रहा है। भाजपा इतना हल्का राजनीति नहीं करेगी। विजय सिन्हा का भी नाम आ रहा था, उनका भी नाम आ रहा था, लेकिन सदन में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सदन का प्रोसीजर उन्होंने देखा है, तो उनको वहीं छोड़ देना भाजपा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो प्रदीप सिंह, संजय सरागी, दिलीप जायसवाल, जनक राम, इन लोगों का नाम चल रहा है, ये पूर्णतः इस जातीय समीकरण के आधार पर ही चल रहा है। लेकिन चिराग पासवान को जब भाजपा कह देती है कि वो हमारे साथ हैं, पशुपति पास ऑलरेडी वहाँ है, तो मुझे नहीं लगता कि दलित समाज से किसी को भाजपा बिहार का कमान देगी। ये फिलहाल लवकुश समीकरण के हाथ में ही रहेगा और ज़्यादा चांसेस मुझे सम्राट चौधरी और प्रेम नंदन पटेल के लग रहा है। लेकिन प्रेम नंदन पटेल का मुझे लगता है सिक्का अंत में जरूर उनका नाम आया है, ऐसे ही रातों रात नाम आता है और अंत में नाम आया है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं को मिलने जा रही है और ये सब कुछ आने वाले 20 दिनों के अंदर में हो जाएगा, जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी बिहार में नीतीश कुमार की रणनीति से ही नीतीश कुमार को काटने की तैयारी भाजपा ने कर दी है।
तो आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन कुदाल चलाने जा रही है बीजेपी, और इसके तहत अब बीजेपी ने एक नया दांव खेल दिया है और नया नाम सामने आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रेमरंजन पटेल हैं, सबसे मजबूत अभी माने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं, दो नाम मुख्य रूप से चल रहे हैं। इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।